जय हिंद सभी लोगों को नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। आज का मोटिवेशनल कोड है कि जिस काम में काम करने की हद पार ना हो जाए वो काम किसी काम का नहीं होता। तो इसी मोटिवेशनल कोड के साथ हम अपनी क्लास को प्रारंभ करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है। जी हाँ, सौरमंडल की बात कर लेते हैं तो हमारे सौरमंडल में बहुत सारे असंख्यक उपग्रह हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जा रहा है। गेनीमेडे है, टाइटन है, चंद्रमा है कि डिमोस है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है इसका सही आंसर दोस्तों क्या है, गिनीमिडे। गिनीमिडे की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह बृहस्पति जो हमारा है इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है गिनीमिडे। आपने चंद्रमा के बारे में तो जरूर सुना होगा कि चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो कई बार पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है दोस्तों चंद्रमा। वहीं अगर मैं बात कर लेता हूँ डिमोस के बारे में तो डिमोस जो है ये हमारे आपके ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह है। कभी आपसे पूछे कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है तो ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह जिसका नाम है डिमोस। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। जी हाँ, पृथ्वी की बात कर लेते हैं तो हमारे पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे में हम किसे रखते हैं, सेंट्रियास को, सूर्य को कि मंगल को कि शनि को। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है तो जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा जो है एक हमारा मंगल है और एक शुक्र है। पर दोस्तों शुक्र हमारे ऑप्शन में नहीं है। क्या नहीं है, शुक्र ऑप्शन में नहीं है। और ऑप्शन के अनुसार अगर हम बात करें तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा दोस्तों कौन है, फिर मंगल। जी हाँ, तो इस ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर होगा मंगल। और याद रखिएगा कि मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें पृथ्वी के जैसी जीवन जीने की संभावना है। क्या है, जीवन जीने की संभावना है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो मंगल है इसका रंग लाल क्यों है। जी हाँ, मंगल जो ग्रह है इसका रंग लाल है और रंग लाल होने का रीज़न क्या है, क्यों इसका रंग लाल है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और याद रखिएगा जो शुक्र है इस शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी की जुड़वा बहन हम शुक्र को कहते हैं। आप सभी लोगों का जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाए, ईश्वर से ही कामना है हमारी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन कौन सा राजा बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध था। जी हाँ, सल्तनत कालीन की अगर हम बात करें, सल्तनत काल के का कौन सा बादशाह जो है जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को प्रारंभ किया है। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है गैशुद्दीन बलबन और ऑप्शन डी है रजिया सुल्तान। जी हाँ, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा राजा बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लेते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को प्रारंभ किया था। किसको, बाजार नियंत्रण प्रणाली को। और याद रखिएगा ये एकमात्र दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है जिसने क्या किया था दोस्तों, तो जिसने बाजार नियंत्रण के साथ साथ स्थायी सेना रखी थी। क्या रखी थी, स्थायी सेना रखी थी। और ये आपको पता होगा कि इसने अपने चाचा को मार करके सिंहासन प्राप्त किया था और इसके चाचा का नाम है जलालुद्दीन खिलजी। वहीं अगर मैं बात कर लेता हूँ रजिया सुल्तान के बारे में तो रजिया सुल्तान को विश्व की प्रथम मुस्लिम शासिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रजिया सुल्तान को विश्व की प्रथम मुस्लिम शासिका। और आपने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना होगा कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा बादशाह कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा बादशाह हमारा मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है। जी हाँ, ऐसा कौन सा छोटा सा जीव है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है। विषाणु है, जीवाणु है, माइक्रोप्लाज्मा है कि बैक्टीरियोफेज है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो स्वयं डेवलप हो जाता है और उसके अंदर प्रजनन की प्रोसेस पाई जाती है। विषाणु है, जीवाणु है, माइक्रोप्लाज्मा है कि बैक्टीरियोफेजेस है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका
माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं डेवलप हो जाता है और प्रजनन करने में समर्थ होता है। देखिए बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर लग सकता है वायरस। वायरस क्या होता है, जब तक बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं करेगा तब तक उसके अंदर नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी। जैसे आपने कोविड-19 के दौरान सुना होगा कि कोविड-19 में जो कोरोना वायरस है वो बाहर विभिन्न प्रकार के रूपों में देखा गया, और जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा तो हमारी बॉडी को क्या कर देगा, इफेक्ट कर देगा। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, माइक्रोप्लाज्मा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला कौन सा पदार्थ है। सिंपल सी बात है कि हम जो गेहूं की रोटी खाते हैं जिससे हमारा शरीर मजबूत बनता है, उसमें कौन से गुण पाए जाते हैं। ग्लूटीन पाया जाता है, ग्लोबिन पाया जाता है, ग्लाइसिन पाया जाता है कि लाइसिन पाया जाता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी रोटी होती है वो कई बार मीठी होती है। उसका रीज़न क्या है कि उसमें प्रोटीन पाया जाता है और उस प्रोटीन का नाम है ग्लूटीन। दाल में, गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है ग्लूटीन और दाल में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है प्रोलेमिन्स। कौन सा दोस्तों, प्रोलेमिन्स। कभी आपसे पूछ ले, है ना, और कभी बालों में पूछ ले कि बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो बालों में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये कई बार एग्जाम में हमारे प्रश्न बन जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति को भीतर भरा जाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली है तो उस खाली पद को कितने माह के अंदर भरा जा सकता है। 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 12 महीने के अंदर कि 1 महीने के अंदर। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि राष्ट्रपति जो है ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है, हमारे देश का यह प्रथम नागरिक है। तो कई बार आपसे पूछ लेता है कि देश का हमारा प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति है, और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल को की रिक्ति को भरा जाने के लिए 6 माह, जी दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है इस कार्यकाल को पूरा भरा जाना चाहिए। ठीक है, और राष्ट्रपति के कार्यकाल को पूरा भरने के लिए किसके पास पावर है, चुनाव आयोग के पास पावर है। हमारे देश का जो चुनाव आयोग है यही राष्ट्रपति का क्या कराता है, चुनाव कराता है, और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। किसमें किया गया है, आर्टिकल 324 में किया गया है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने पाठियों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको भी हमारी क्लासेस के बारे में पता चल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। जी हाँ, अगर हम बात करें राज्य का निर्माण करना है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों राज्य की जो परिभाषा है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में है। किस में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में है। और अगर मैं 12 की बात कर लेता हूँ तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसके तहत राज्य के लिए संप्रभुता भी होना आवश्यक है, सरकार भी होना आवश्यक है, और क्षेत्र भी होना आवश्यक है, और इसमें एक चीज नहीं है जिसका नाम है जनसंख्या, अर्थात जनसंख्या भी होना अनिवार्य है। अर्थात किसी राज्य के निर्माण के लिए सभी चीजों का होना अनिवार्य है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है, डी, मतलब उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों की बात करते हैं तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया है। वर्ष 2010 में, वर्ष 2014 में, कि वर्ष 2018 में, कि वर्ष 2006 में। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्ष 2010 में किया गया है। कब किया गया है दोस्तों, वर्ष 2010 में हमारे राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2010 में कहाँ किया गया है, स्थान आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। जी हाँ, भारत की अगर हम बात कर लेते हैं तो भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, किसके पास ये पावर है कि वह लोकसभा का विघटन कर सकता है। मंत्रिपरिषद के पास, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, कि लोकसभा स्पीकर के पास, जिसे हम लोकसभा अध्यक्ष भी कहते हैं। अब देखिए अगर हम बात कर लेते हैं लोकसभा विघटन के बारे में तो लोकसभा विघटन का जो पावर है ये हमारे देश के राष्ट्रपति को दिया गया है। किसको दिया गया है, राष्ट्रपति को दिया गया है। और राष्ट्रपति ऐसा किसकी सलाह पर करता है, ऐसा मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो कभी आपसे पूछे कौन करता है, राष्ट्रपति करता है और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। और कई बार पूछा जाता है कि स्थगन कौन करता है, तो स्थगन करने का पावर दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष को। किसको दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष को स्थगन करने का
पावर है। स्थगन का तात्पर्य होता है कि किसी भी लोकसभा का जो सत्र चल रहा हो उसको कुछ समय के लिए टाल देना, उसको बोलते हैं स्थगन। और विघटन का तात्पर्य होता है कि अब नए चुनाव कराए जाएंगे और नई मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट की अगर हम बात कर लेते हैं, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? मास मतलब होता है द्रव्यमान, ऊर्जा, गति की वेग। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं रॉकेट संरक्षण के बारे में, तो आप लोगों को पता होगा कि जो रॉकेट है यह न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है। किसको? जो न्यूटन का तीसरा नियम है। तो कई बार पूछ लेता है कि न्यूटन के किस नियम के आधार पर ये जाता है, तो न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पर। और यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्यरत है। किस पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्यरत है। कौन? रॉकेट। तो कभी आपसे पूछे किस पर कार्यरत है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो कार्य करता है उसका नाम है रॉकेट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए जो लंबाई होती है उसे क्या कहते हैं? जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, इस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए जो लंबाई का मात्रक है उस मात्रक को क्या कहते हैं? फॉर्मिक कहते हैं, एंगस्ट्रॉम कहते हैं, पार्सेक कहते हैं कि बॉर्न कहते हैं? तो देखिए अगर हम प्रकाश की बात कर लेते हैं, जो प्रकाश है यह किसके रूप में गति करता है? तो फोटोन। फोटोन के जो बंडल होते हैं, इन फोटोन के बंडलों के रूप में जो है प्रकाश गति करता है। और याद रखिएगा जो प्रकाश है वो निर्वात में भी गति कर लेता है, अर्थात वैक्यूम में भी गति कर लेता है। इसीलिए अंतरिक्ष में हमें आग दिखाई देती है, क्योंकि आग में जो प्रकाश के कण हैं वो क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान गति कर लेते हैं। पर याद रखिएगा ध्वनि जो है वो निर्वात में गति नहीं करती। इसीलिए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बी। अर्थात एक प्रकाश वर्ष की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से ऐसे क्वेश्चन बनते आ रहे हैं और हमें उन्हीं प्रश्नों को सही करना है जो लोगों के गलत होते हैं, तभी तो हमारा सिलेक्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार की गई थी? विवल योजना, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर की कैबिनेट मिशन? देखिए दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे देश में 1946 में अंग्रेजों ने एक मिशन भेजा था जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कैबिनेट मिशन कहते हैं। इस कैबिनेट मिशन में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे। क्या कर देंगे? हम भारत को आज़ाद कर देंगे। और इसके साथ साथ भारत को आज़ाद करने के साथ साथ हम भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे और इस संविधान सभा के आधार पर ही भारत का क्या बनेगा? संविधान निर्मित होगा। तो ये सिफारिश की गई थी किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। याद रखिएगा कभी भी कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान के निर्माण की बात नहीं की गई थी। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि पाकिस्तान की बात किस मिशन में की गई थी। तो याद रखिएगा पाकिस्तान की बात केवल माउंट बेटन योजना में की गई थी। किसमें की गई थी? मात्र माउंट बेटन योजना में की गई थी, जो कि आपके कब आई थी? 1947 में। इसीलिए इसको कहा जाता है मन बाटन योजना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? कैबिनेट मिशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन है? ऐसा कौन सा पहला ज्ञात गुप्त शासक है जिसके बारे में हम जानते हैं? श्रीगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है, घटोत्कच है कि कुमार गुप्त है? जी हाँ दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं पहले गुप्त शासक के बारे में तो पहला गुप्त शासक है जिसका नाम है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को पहला गुप्त शासक कहा जाता है। और इसके साथ साथ इन्हें हम बात करें तो गुप्त वंश का संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। और ऐसी जानकारी हमें पूना में स्थित प्रभावती अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? पूना में स्थित प्रभावती अभिलेख से मिलती है। वहीं दोस्तों कई बार एक आंसर और भी मिलता है, घटोत्कच। जी हाँ अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में रीवा के पास हमें एक अभिलेख मिला है जिसमें हमें जानकारी मिली है कि गुप्त वंश का जो शासक है कौन है? घटोत्कच है। पर ऑफिशियल डाटा के आधार पर अगर हम बात करें तो ऑफिशियल डाटा के आधार पर इसका आंसर है श्रीगुप्त। इसलिए आपको आंसर लगाना है श्रीगुप्त, अर्थात पहला गुप्त शासक कौन है? श्रीगुप्त है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न
चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने फाहियान का नाम जरूर सुना होगा कि यह किस शासक के शासनकाल में भारत आया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, समुद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, कि कुमार गुप्त के समय। देखिए दोस्तों, अगर मैं फाहियान की बात कर लेता हूं तो फाहियान जो गुप्त शासक है यह आया है हमारे किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बात कर लेते हैं तो इनके समय एक चीनी यात्री आया जिसका नाम है फाहियान। फाहियान की दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कहाँ से आया था। चीन का एक यात्री था और जिसकी किताब का नाम था फोकोही। क्या नाम था दोस्तों? फोकोही नाम था। और इसने फोकोही में हमारे भारत की यात्रा की और बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय उस समय वहाँ का कौन था शासक था। ऐसी जानकारी हमें नहीं मिलती किसी के ग्रंथों में, परंतु हमें अनुमान लगाते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय ही फोकोही मतलब फाहियान आया था जिसने ग्रंथ लिखा फोकोही, और उसमें भारत की पूरी संपूर्ण राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियों के बारे में वर्णन किया है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सी है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। साथ ही अगर मैं बात करूं कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस उपयुक्त मानी जाती है? जी हाँ, फलों की अगर हम बात कर लेते हैं तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस उपयुक्त होती है? एसिटिलीन होती है, मेथेन होती है, एथेन होती है, कि ब्यूटेन होती है? तो फलों की बात कर लेते हैं दोस्तों। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जिस गैस का उपयोग करते हैं हम उसे एसिटिलीन कहते हैं। और एसिटिलीन को हम कृत्रिम गैस के नाम से भी जानते हैं जिसको डालने से फल त्वरित रूप से पक जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, 3 बीघा कॉरिडोर की अगर हम बात करते हैं तो यह किन देशों को जोड़ता है? भारत पाकिस्तान को, भारत चीन को, बांग्लादेश पाकिस्तान को, कि बांग्लादेश भारत को? तो देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं 3 बीघा कॉरिडोर के बारे में तो 3 बीघा जो कॉरिडोर है ये आपके भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। जी हाँ, भारत और बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो यह 3 बीघा कॉरिडोर जो है भारत और बांग्लादेश को आपस में जोड़ता है और इन दोनों के मध्य क्या करता है? सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की अगर हम बात कर लेते हैं तो बांग्लादेश जो है यह 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हुआ था, याद रखिएगा। इसीलिए 16 दिसंबर को बांग्लादेश अपना मुक्ति दिवस मनाता है। और भारत की बात कर लेते हैं तो भारत कब आज़ाद हुआ है? 15 अगस्त 1947 को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? जी हाँ दोस्तों, में चित्तौड़ के विजय स्तंभ की बात करते हैं तो किसके द्वारा कराया गया है? महाराणा प्रताप के द्वारा, राणा संग्राम सिंह के द्वारा, कि राणा कुंभा के द्वारा, कि राणा रतन सिंह के द्वारा? चित्तौड़ की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया है? तो चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम है आपके राणा कुंभा। राणा कुंभा की अगर हम बात कर लेते हैं तो राणा कुंभा ने मालवा के शासक को पराजित करने के पश्चात ही वहां पर विजय स्तंभ का निर्माण कराया, जिसकी जानकारी हमें चित्तौड़ से मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार ये प्रश्न में एग्जाम प्रश्न पत्र में देखने को मिला है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, कि हिमाचल प्रदेश में? जवाहर सुरंग की बात कर लेते हैं दोस्तों तो जवाहर सुरंग हमें जम्मू और कश्मीर में देखने को मिली है, जो कि जम्मू और कश्मीर को जोड़ती है, जो कि हमारे भारत की सबसे लंबी क्या है? सुरंग है। आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे कि जवाहर जो टनल है यह किस दर्रे से होकर गुजरती है? वैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा काराकोरम दर्रा। दोस्तों काराकोरम दर्रा को ये आपस में जोड़ती है, इसलिए इस एग्जाम में मैंने आपको बता दिया है कि काराकोरम दर्रा से होकर गुजरती है जवाहर टनल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? जी हाँ, इंसुलिन की कमी से हमारी बॉडी में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? बेरी हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, कैंसर हो जाता है, कि एनीमिया हो जाता है? देखिए दोस्तों, अगर बता दूं कि इंसुलिन की कमी से हमारी बॉडी में जो रोग होता है उसका नाम है डायबिटीज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो इंसुलिन की कमी से होती है, जिसके कारण से आप लोगों ने कई बार इसे सुना होगा, मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मधुमेह के नाम से जानते हैं। और जिसको इंसुलिन कमी हो जाती है इसलिए उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं डायबिटीज के व्यक्ति को। बेरी की बात कर लेते हैं तो यह विटामिन B1 से होता है। ठीक है। एनीमिया की बात कर लेते हैं तो यह
हमारे बॉडी में जब रक्त की मात्रा कम हो जाती है तो उसे एनीमिया कहा जाता है। कैंसर की बात कर लेते हैं तो सेल का क्या है, अनियमित रूप से ग्रोथ करना ही कैंसर कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 12 अगस्त, 14 अगस्त की 13 अगस्त। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात कर लेते हैं तो ये दोस्तों यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, संविधान दिवस की बात कर लेते हैं। कब मनाया जाता है? 30 नवंबर को, 6 दिसंबर को, 9 दिसंबर को कि 26 नवंबर को। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं संविधान दिवस के बारे में तो संविधान दिवस जो है वह 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा के समक्ष हमारे संविधान को सर्व स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसी कारण से प्रत्येक हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? डी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम बात कर लेते हैं 10 मार्च को, 11 मार्च को, 8 मार्च को कि 9 मार्च को। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। शहीद दिवस की बात कर लेते हैं 25 जनवरी को, 10 फरवरी को, 5 फरवरी को कि 30 जनवरी को। शहीद दिवस की दोस्तों अगर हम बात करें तो शहीद दिवस हम मनाते हैं 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी का देहांत हो गया था और इसी देहांत के उपलक्ष्य पर हम सभी देशवासी 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात कर लेते हैं 1 जून को, 4 जून को, 5 जून को कि 2 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस की दोस्तों बात कर लेते हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस जो दोस्तों मनाया जाता है ये मनाया जाता है 5 जून को। हम प्रत्येक भारतवासी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो स्वांग किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जी हाँ दोस्तों, कई बार एग्जाम में प्रश्न में आया है कि स्वांग जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कर्नाटक का है, हरियाणा का है, तमिलनाडु का है कि उत्तर प्रदेश का है। तो स्वांग की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्वांग हमारे हरियाणा राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किस राज्य का? हरियाणा राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम से जुड़े जितने भी नोटिफिकेशन है वो हम आपको सब बताते रहेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। लोकसभा स्पीकर करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, भारत का प्रधानमंत्री करता है कि भारत का वित्त मंत्री करता है। तो दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है बी। लोकसभा अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष ही किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में स्वीकृति प्रदान करता है। और भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 109 में अगर हम बात कर लेते हैं तो धन विधेयक संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं जिप्सम के बारे में तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा कि राजस्थान। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में जिप्सम का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करने वाला राज्य है उसका नाम है आपके दोस्तों राजस्थान। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान और आंध्र प्रदेश एकमात्र प्रदेशों के नाम से जाने जाते हैं जहां जिप्सम सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन के अनुसार डी। जब ऑप्शन में राजस्थान ना हो तो आंध्र प्रदेश को आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुली शब्द का प्रयोग जो है किस खेल में किया जाता है। क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में कि बास्केटबॉल में। दोस्तों अगर हम बुली की बात कर लेते हैं तो बुली जो है इसको हम हॉकी के नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? हॉकी। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना
कब की गई है? 1875 में, 1897 में, 1901 में कि 1912 में? दोस्तों आर्य समाज की अगर हम बात कर लेते हैं तो आर्य समाज की जो स्थापना की गई है वह की गई है 1875 में। कब की गई है? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ए। अर्थात आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है और इसका मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा? इसका मुख्यालय है लाहौर में। कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय है लाहौर में। अगला क्वेश्चन है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है कि अथर्ववेद है? जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो हमारे 4 वेद हैं और उसमें से सबसे प्राचीन वेद का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सबसे प्राचीन वेद है और ये हमारे देश का प्रथम वेद भी है, जिसमें हमें सभी प्रकार के वेदों से संबंधित ग्रंथों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं सभी प्रश्नों की अगर हम बात करें, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने आपको करवा दिए हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्रेम इस परिवार को बना कर रखें। आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने भी वीडियो होंगे हम लेकर आते रहेंगे। स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।